छात्र छात्राओं, जैसे हमने कल पढ़ा वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बीच में तुलना क्या क्या है। तुलना के लिए हमने इसमें समानताएं और असमानताएं दोनों चीज़ों को पढ़ना होता है। तो कल हमने समानताएं पढ़ी थी, आज हम इन दोनों के बीच में असमानता पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सा दोनों के बीच में भेद है जो पाया जा रहा है। जैसे सबसे पहले अगर हम इसे देखेंगे, वैदिक कालीन जो शिक्षा है वो गुरु के नियंत्रण में है और बौद्ध कालीन जो शिक्षा है वो बौद्ध संघों के नियंत्रण में है ना। वैदिक शिक्षा जो है गुरु के नियंत्रण में, जबकि बौद्धकालीन शिक्षा बौद्ध संघों के नियंत्रण में है। इसका क्या मतलब हुआ, वैदिक कालीन जो शिक्षा है, जो विद्यालय खुले हुए हैं, जो गुरु आश्रम खुले हुए हैं, वो पूरी तरह से गुरु के नियंत्रण में है। गुरु के द्वारा ही जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी के द्वारा वो विद्यालय जो संचालित होते हैं, उन्हीं का वहाँ पर आज्ञाओं का पालन किया जाता है। रूल रेगुलेशन जो है गुरु ने जो बना रखे हैं उसी के आधार पर वहाँ पर शिक्षा प्रणाली चल रही है। जो पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम निश्चित किया गया है, जो मेथड निश्चित किया गया है, वो सब गुरु के द्वारा ही निश्चित किया गया है। शिक्षा सत्र जो है वो कितने टाइम का चलेगा, कितने महीने का चलेगा, एक दिन का ड्यूरेशन क्या रहेगा, टाइम टेबल क्या रहेगा, वो सारा का सारा गुरु के नियंत्रण में चल जाता है। जबकि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में गुरु के नियंत्रण में न होकर जो बौद्ध संघ बनाए गए थे, गौतम बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध संघ बनाया गया था, तो उस बौद्ध संघ में कई व्यक्ति मिलकर के उस संघ का निर्माण करते थे। तो उस संघों के द्वारा जो बौद्ध काल के नियम बनाए गए थे, जो कानून बनाए गए थे, जो कायदे बनाए गए थे, जो रूल रेगुलेशन बनाए गए थे, वो बौद्ध संघों के द्वारा बनाए गए थे, उसका पालन वहाँ पर किया जाता था। तो उसके नियंत्रण में बौद्धकालीन शिक्षा वो चलती थी। उन बौद्ध संघों के द्वारा ही टीचर्स की नियुक्ति की जाती थी, उनकी सैलरी उनको दी जाती थी, पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता था, टीचर्स को की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बच्चों का जो प्रवेश होता है वो किस आधार पर होगा, उसका कोई एंट्रेंस होना है या नहीं होना है, एग्जाम किस तरह से होगा, प्रवेश किस तरह से होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, ये सारी की सारी जो सिस्टम था वो बौद्ध संघों के द्वारा वहाँ पर निश्चित किया जाता था। तो थोड़ा सा हमने ये अंतर यहाँ पर पढ़ा है। सेकंड अंतर हम इसमें पढ़ेंगे कि भाषा, पाठ्यक्रम की भाषा दोनों ही कालों में अलग अलग थी। एक अंतर में आप देखते हैं, ये मिलता है कि जो पाठ्यक्रम दिया जाता है बच्चों को, जो पढ़ाया जा रहा है, जो टीचिंग की जा रही है, वो जो भाषा होती है उस भाषा का वहाँ पर अलग अलग देखने को मिल रहा है। वैदिक काल जो है उसमें जो भाषा है हमारी विशुद्ध संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा में ही हमारे सारे लेक्चर दिए जाते थे, बच्चों को समझाया जाता था। बोलचाल की जो भाषा थी वो भी संस्कृत भाषा ही थी वहाँ पर, और उसी के माध्यम से वहाँ पर शिक्षा दीक्षा की जाती थी। जबकि बौद्ध काल में जो हमारी भाषा है बोलचाल की और समाज की भाषा है वो पाली भाषा है। पाली भाषा में ही हमारे जितने भी उपदेश होते थे या व्याख्यान होते थे या लेक्चर होते थे या हमारी पढ़ाई होती थी, शिक्षा होती थी,
वो सारा का सारा माध्यम जो है वो पाली भाषा में वहां पर किया जाता था। तीसरा अंतर एक और चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो है आपका भिक्षा मांगने की जो तरीका है, थोड़ा सा उसमें भी अंतर देखने को मिल रहा है। भिक्षा भिक्षाटन जो है वैदिक काल में बोलकर मांगी जाती थी, बोलकर मांगी जाती थी, जबकि बौद्ध काल में भिक्षा जो है वो मौन रहकर मांगी जाती थी। एक अंतर यहाँ पर ये देखने को मिला है। भिक्षाटन जो है वैदिक काल में बोलकर मांगी जाती थी। भिक्षाटन का मतलब हुआ भिक्षा लेना, क्योंकि वहां पर ये परंपरा थी बौद्ध काल में भी वैदिक काल में भी कि जो नित्य प्रति का जितना भी हमारा खाने पीने का जो खर्च होता था उसको हम समाज में जाकर के ही वहन करते थे, वहां से ही मांगते थे, उसको उपार्जन करते थे ना। समाज में जाकर के डोर टू डोर जाकर के इतनी हमें भिक्षा लेनी पड़ती थी जितने से आज का हमारा खर्च पूरा हो जाता है ना, क्योंकि रेगुलर कोई पैसा वहां पर नहीं आता था, कोई टीचर्स की कोई सेल इस तरह की रेगुलर फ्लो में नहीं आ रही है, या आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, तो गुरु लोग जो थे अपने जो छात्र थे, चाहे वो निर्धन बच्चा हो, चाहे वो परिवार धनी परिवार से आया हुआ बच्चा, चाहे राजकुमार का बच्चा हो, राजा का बच्चा हो, उन सबको इस भिक्षाटन की प्रक्रिया से गुजरना होता था। इससे दो प्रक्रिया हमारी पूरी होती थी, एक तो हमारा डेली का रोज का जो हमारा खाने पीने का जो खर्चा था वो पूरा हो जाता था, दूसरा जो है भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार भी बनता है ना। समझो कि जैसे बड़े परिवार से आया, धनी परिवार से आया है या राज परिवार से आया है तो उसको भिक्षा नहीं मांगनी है, ऐसा नहीं था, दोनों को मांगनी होती है। तो उनका भी अहंकार जो है या जो भी उनका एक अहंकार होता है उसको गलाने की कोशिश वहां पर की गई है, तो उसके लिए वहां पर वो भिक्षा मांगी जाती थी। लेकिन वैदिक काल में डोर टू डोर जाकर के भिक्षाम नहीं कह करके इस तरह से भिक्षा मांगी जाती थी। लेकिन यहाँ पर वैदिक बौद्ध काल में है भिक्षा जो है मौन रह करके मांगी जाती है। मतलब गौतम बुद्ध के जो शिष्य होते थे या छात्र छात्रा होते थे बौद्ध मठों के, तो डोर पे जाकर के कुछ इस तरह से नॉक कर देते थे, नॉक की आवाज की तो वो समझ जाते थे कि बौद्ध विहारों से बच्चे आ रहे हैं, उनको भिक्षा में देनी है। तो इस प्रकार है वैदिक काल में एक अध्यापकीय विद्यालय है यहाँ पर होते थे, जबकि बौद्ध काल में बहुअध्यापकीय विद्यालय होते थे। ये भी हमें देखने को मिल रहा है। वैदिक काल में ज्यादातर गुरु आश्रम जो है, गुरुकुल जो है, वो एक गुरु के माध्यम से ही चलाया जाता था। एक बहुत बड़ा जो गुरु होता था वो ज्ञानी होता था, बहुत तपस्वी होता था, बहुत बड़ा विद्वान होता था, तो उसके अंडर में ही एक गुरु आश्रम खोला जाता था। और जितने भी वेद की वहाँ पर शिक्षा देनी होती थी, एक वेद या दो वेद या तीन या चार वेदों की, तो ज्यादातर एक अध्यापक के लोग गुरुकुल होते थे, या ज्यादा से ज्यादा दो अध्यापक हो जाते थे, इसमें दो हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर
हमें बौद्ध काल में एक सिस्टमेटिकली जैसे टीचर्स होते हैं या अध्यापक होते हैं या हम कह सकते हैं तो उपाध्याय उनको बोला जाता है, तो वो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितने भी वहाँ पर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी उन सब्जेक्ट की उतने ही टीचर वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है ना। तो ये भी वैदिक काल में सिर्फ ब्राह्मण वर्ण का ही व्यक्ति गुरु या अध्यापक बन सकता था, जबकि बौद्ध काल में किसी भी वर्ण का व्यक्ति अध्यापक बन सकता था। वैदिक काल में क्या है? ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि चार वर्ण उस जमाने में दिखाई दे रहे हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो वैदिक काल में सिर्फ ब्राह्मण वर्ण का ही व्यक्ति जो है अध्यापक बनने का अधिकारी माना जाता है, जबकि बौद्ध काल में किसी भी वर्ण का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण का हो, चाहे वो किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, वैश्य परिवार से हो, क्षत्रिय परिवार से हो, चाहे वो शूद्र परिवार से हो, छोटी जातियों से हो, वो व्यक्ति बन सकता था अध्यापक। लेकिन अध्यापक बनने के लिए जो क्राइटेरिया होता था, जो एक क्वालिफिकेशन होती थी, वो उन सबको पार करनी होती थी। चार आर्य सत्यों का उसको ज्ञान होना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग जो था उसका उसको ज्ञान होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो बौद्ध धर्मावलंबी होना चाहिए, और उसके साथ में फिर 8 वर्ष का जो है एक कार्यक्रम था जो टीचर्स बनने के लिए होता है, वो वहाँ पर उसको उसमें प्रशिक्षित होना चाहिए था। तो अगर ये सब चीज़ें, ये क्वालिटी जो है किसी व्यक्ति के अंदर है, तो उसको किसी भी वर्ण का व्यक्ति अगर है तो वो अध्यापक वहाँ पर बन सकता था। नेक्स्ट अंतर हम देखते हैं इसमें यहाँ पर। नेक्स्ट अंतर क्या हो सकता है? वैदिक काल में तो सिर्फ वैदिक धर्म या कह सकते हैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उसकी ही शिक्षा दी जाती है। लेकिन बौद्ध काल में जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा पर ज़्यादा विशेष महत्व दिया जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है। बल्कि उसके साथ साथ में जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसके साहित्य की भी शिक्षा वहाँ पर दी जा रही है, लेकिन उतना महत्व इसको नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा देखने को अंतर मिल रहा है। एक अंतर और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वैदिक काल में जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है हमारी, वो घरों पर ही हो रही है। घर में, परिवारों में जो राजगुरु होते हैं वो उनको पढ़ाने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं, है ना। लेकिन उच्च शिक्षा हमारी जो है गुरु आश्रम में हो रही है, गुरुकुल में हो रही है। लेकिन बौद्ध काल में क्या है कि बौद्ध काल में दोनों हमारी जो शिक्षा है वो हमारी बौद्ध मठों में ही हो रही है, बौद्ध विहारों में ही हो रही है। चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च स्तर की शिक्षा हो, तो एक ही विद्यालय जो वहाँ पर बना गया है वही वहाँ पर हो रही है। वैदिक काल में जो है जो अध्यापक है उसको गुरु बोला जा रहा है, जो विद्यार्थी है उनको शिष्य बोला जा रहा है। बट बौद्ध काल में गुरु को उपाध्याय बोला जा रहा है
वैदिक काल में जितना भी हमारी आवश्यकता उस समय थी साहित्य की, किताबों की, पाठ्यक्रम की, उतनी उस शिक्षा को हमने वहाँ पर देने की कोशिश की है छात्रों को, बल्कि बौद्ध काल में भी वो हमारा पाठ्यक्रम विस्तृत हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं समाज में परिवर्तन आता है, आवश्यकताएं बढ़ती हैं, डिमांड बढ़ती है, तो उसी के अनुसार जो है हमारा पाठ्यक्रम भी बढ़ता चला जाता है। जैसे वर्तमान काल में अगर हम देखें तो इंटरनेट का जमाना है ना, तो इंटरनेट से संबंधित बहुत हमारे जो है पाठ्यक्रम आ गया है, सिलेबस आ गया है। तो मैं अपनी बताता हूँ, जब हमने अपनी पढ़ाई शुरू की थी 1986-88 में हमने हाई स्कूल इंटर किया, उसके बाद में ग्रेजुएशन किया है, तब हमारा कोई इंटरनेट से कोई लेना देना इतना नहीं था, फोन भी नहीं थे उस तरह है ना, तो फोन भी अभी आए हैं, तो आपके 2000 के बाद में फोन आए हैं, तो फोन से रिलेटेड पाठ्यक्रम हमारा आ गया है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है, हमारा कंप्यूटिंग का काम हो गया हमारा है ना, सैटेलाइट के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, तो विभिन्न प्रकार के जो हमारी इनोवेशन हो रही है, खोज हो रही है, तो हमारा पाठ्यक्रम भी चेंज होता रहता है। तो बौद्ध काल में पाठ्यक्रम जो है थोड़ा विस्तृत हो जाता है वहाँ पर। वैदिक काल में जो है शुरू में तो सभी विषयों की जैसे शिक्षा दी गई है, लेकिन उत्तर काल में जो है जैसे जैसे हम उत्तर काल में बढ़ते चले जाते हैं, तो छोटे छोटे जो क्राफ्टिंग का काम है, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो छोटी छोटी जाति के लिए वहाँ पर छोड़ दिया गया है, उनकी शिक्षा वहाँ पर नहीं दी जा रही है। लेकिन बौद्ध काल में उन बौद्ध मठों में, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी वंश का है, किसी भी धर्म का है, चाहे वो सनातन धर्म का या बौद्ध धर्म का, उन्होंने अगर एडमिशन लिया है तो वो सभी विषयों के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के जो क्राफ्टिंग का काम है, हस्त की कारीगरी का जो काम है, उन सबको शिक्षा दीक्षा वहाँ पर ले रहा है, तो उचित व्यवस्था वहाँ पर उसकी की गई है ना। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट अंश में हम चलते हैं, यहाँ पर एक चीज और आती है, जैसे हम शिक्षण नीतियों की बात अगर हम करते हैं, जैसे हमारा पाठ्यक्रम चेंज हुआ है तो शिक्षण नीतियों में भी थोड़ा सा चेंज आया है। क्या है? स्वाध्याय विधि, देशाटन विधि, उसमें थोड़ी सी और प्रोग्रेस होती है। वैसे तो हमारा मेथड जो है लगभग समान है दोनों कालों में, जैसे अनुकरण विधि होगी थी हमारी, या शास्त्रार्थ विधि थी हमारी, प्रश्नोत्तर विधि थी हमारी, व्याख्या विधि थी हमारी, व्याख्यान विधि थी हमारी, चिंतन मनन विधि थी हमारी, है ना, डेमोस्ट्रेशन थी हमारी, व्यास विधि होगी हमारी, है ना। तो ये सब चीजें पाई जाती हैं, लेकिन बौद्ध काल में थोड़ा सा और विस्तार हो गया है। उसमें क्या हो गया है? एक तो स्वाध्याय विधि, स्वयं स्टडी करना, स्वयं अपने आप अध्ययन करना, लाइब्रेरी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बन गई है वहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय है, 9 मंजिला जो है इमारत जो है वो लाइब्रेरी से ही जो है वो बनी हुई है, सारी की सारी किताबें उसमें लाइब्रेरी में है। वहाँ पर हस्तलिखित लाइब्रेरी की किताबें हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वहाँ पर, तो वो स्वाध्याय विधि वहाँ पर विकसित हो जाती है। लेकिन वैदिक काल में स्वाध्याय विधि का विकास नहीं होता है, तो थोड़ा सा हमें ये भी वहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। तो ये हमारा थोड़ा सा स्किल में असमानताएं है। थोड़ा सा एक और असमानता हो सकती है कि जो वैदिक काल है हमारा, उसमें हमने जो क्रम कांड है हमारा, उस पर ज्यादा ध्यान दिया है। संध्या, उपासना करना, साधना करना, आराधना करना, योग है हमारा, यज्ञ करना है। तो वैदिक काल में ये शिक्षा की अभिन्न अंग थे हमारी, इनका महत्वपूर्ण स्थान था वहाँ पर, इनको बहुत महत्व दिया जाता था समाज में। व्यक्ति भी घर घर में यज्ञ करते थे अपने, है ना, लेकिन बौद्ध काल में इनकी उपेक्षा कर दी गई है। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए हमें ना तो यज्ञ की जरूरत है, ना साधना की, ना आराधना की, ना उपासना की, ना योगा की जरूरत है, बल्कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है, तो हमें समाज के जितने व्यक्ति हैं उनके प्रति अपने अंदर करुणा लानी पड़ेगी, दया लानी पड़ेगी, उपकार करना पड़ेगा लोगों के प्रति, अर्थात समाज कल्याण की वजह से, विश्व कल्याण की वजह से, है ना, उनके कल्याण, उनके
दया की भाषा हमारे अंदर होनी चाहिए, उनके ऊपर हम दया कर सकें, उपकार कर सकें, परोपकार कर सकें। इसीलिए गौतम बुद्ध ने अहिंसा का पाठ पढ़ाने की वहां पर कोशिश की है, न कि शस्त्रों की औजारों की, है ना। धनुष चलाना है, बाण चलाना है, या तलवार चलानी है, या भाला फेंकना है, इसकी शिक्षा की तरफ उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो ये भी एक अंतर वहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमने ये वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन किया है। बच्चों कभी कभी ये हमारा 17-18 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें आ जाता है हमारा, और कभी कभी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो भी उसमें आ जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन। किसी भी चीज का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, उसका स्तर जांचना कि यह व्यक्ति किस स्तर का है, यह संगठन किस स्तर का है, यह समाज किस स्तर का है। तो हमें दो ही चीजों की तरफ ध्यान देना होता है। सबसे पहले गुण क्या है और उसके बाद दोष क्या है। तो उन्हीं दो आधारों पर हम चेक करते हैं कि गुण और आधारों के आधार पर ही हम किसी चीज के बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं कि यह व्यक्ति या यह समाज या यह शिक्षा प्रणाली जो है इस स्तर की है, इसका यह योगदान है इस समाज में, यह इतनी उपयोगी हो सकती है, यह इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है ना। तो सबसे पहले चलिए हम गुण देखते हैं। गुण क्या है? गुण बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के गुण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला हेडिंग है इसमें केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन पहला। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? सभी को शिक्षा के समान अवसर। सभी को शिक्षा के समान अवसर। दूसरा एलिमेंट। तीसरा हम देखते हैं इसमें शिक्षा के व्यापक उद्देश्य। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य। नेक्स्ट आ सकता है इसमें शिक्षा का माध्यम लोक भाषा। शिक्षा का माध्यम लोक भाषा। नेक्स्ट और क्या हो सकता है इसमें? शिक्षण विधियों में सुधार। शिक्षण विधियों में सुधार। चलिए और भी हम देखेंगे, बट क्या है फिलहाल इन्हीं को हम चलते हैं देख करके। पहला क्या है? केंद्रीय प्रशासन। देखिए छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं आपको। जैसे सरकार की अगर हम बात लें तो एक तो केंद्र की सरकार होती है और दूसरी जितने भी हमारे भारत में राज्य हैं उनकी सरकार हो गई राज्य सरकार हो गई। तो केंद्र सरकार क्या है कि किसी भी स्तर से लेकर के
या किसी भी फील्ड में लेकर के किसी भी सब्जेक्ट में जो है केंद्र सरकार जो है पॉलिसी बनाती है, नीति बनाती है, और फिर वो नीतियां जो है राज्य सरकार पर लागू की जाती है, राज्य को सौंप दी जाती है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उन नीतियों को लागू करते हैं। उसको केंद्रीय प्रशासन वहां पर कहा जाता है कि एक केंद्र सरकार जो है कुछ चला रही है, किसी पूरे भारत को चला रही है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बौद्ध संघ जो है, बौद्ध संघ का जो प्रमुख व्यक्ति है, जो प्रमुख कुल सचिव है वहां पर, तो वो एक केंद्र ये प्रशासन की भांति वहां पर कार्य कर रहा है वो, और फिर जो छोटे उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी है वो एक राज्य सरकार की तरह वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो वहां पर हमें केंद्रीय प्रशासन वहां पर देखने को मिल रहा है कि बौद्ध संघ जो है वो केंद्र की तरह कार्य कर रहा है, और उसके नीचे जो अधीनस्थ कर्मचारी है वो उस पॉलिसी को, जो बौद्ध संघ पॉलिसी बना रहा है, उस पॉलिसी को जितने भी वहां पर बौद्ध मठ खोले गए हैं पूरे भारत में, बौद्ध संघ खोले गए हैं, बौद्ध विहार खोले गए हैं, उनमें उन बौद्ध संघों के रूल रेगुलेशन चल रहे हैं, उनकी नीतियां चल रही है, उनके प्रवेश के जो नियम है वो चल रहे हैं, उनका जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो चल रहा है। तो इस प्रकार से वो जो है शिक्षा प्रणाली जो है एक सुचारू रूप से समाज में चल रही है, क्योंकि एक केंद्रीय प्रशासन वहां पर आ गया है। अब वो केंद्रीय प्रशासन और क्या काम करता है, उस शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल भी करता है, नियंत्रण भी करता है। उसमें अगर कहीं हमें त्रुटि महसूस दे रही हो, गलती हमें महसूस दे रही हो, तो वो उसको गलती को फिर वहां पर उजागर करेगा, दिखाएगा कि यहाँ पर ये गलती है, तो वो नियंत्रण होगा, कंट्रोलिंग होगी, तो वो गलती हमसे ना हो, तो उसमें सुधार करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश वहां पर करते हैं। तो बहुत शिक्षा प्रणाली अच्छे स्तर पर यहाँ पर मानी जा रही है। दूसरा क्या है कि सभी को शिक्षा के समान अवसर है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अब वर्तमान में अगर हम देखें भारत के जितने भी हमारे राज्य हैं, उनमें जितने भी हमारे स्कूल हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, भारत सरकार के, राज्य सरकार के हो, परिषदों के हो, स्थानीय शासन के हो, तो हमारे जितने भी यहाँ पर धर्मों के व्यक्ति रहते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, है ना, और भी छोटे छोटे संप्रदाय और भी हो सकते हैं, और इनमें भी जितनी भी लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, तो हमारी सरकार ने जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय भी नारा दिया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के जितने बच्चे हैं, आने वाले 10 साल में इनको प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से और निःशुल्क दी जाएगी। तो ये एक नारा था 1950 में, और उसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास भी किया है ना, बहुत उसके लिए कदम भी उठाए हैं, बहुत कोशिशें भी की हैं, बहुत पॉलिसी भी बनाई है, बहुत आयोग बनाए हैं, समितियां बनाई हैं, और उन्होंने कार्य भी किया है। जैसे आपका सर्व शिक्षा अभियान कह सकते हैं, जैसे आपका अनौपचारिक केंद्र कह सकते हैं, जैसे हम आपके आंगनवाड़ी केंद्र कह सकते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, ये हमारे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करना है, उनको साक्षर बनाना है, कम से कम इस योग्य बनाना है कि कहीं से कोई चिट्ठी पत्री आ जाए तो वो स्वयं कर सके, अपना काम हो थोड़ा बहुत स्वयं कर सके, किसी डाकखाने में जाना हो, किसी ऑफिस में जाना हो, बैंक में जाना हो, कहीं सिग्नेचर करने हो, किसी चीज कुछ पढ़ना हो, कुछ लिखना हो, तो वो स्वयं कर सके। तो सरकार प्रयास करती है, तो वो सब चीजें जो देखो अब है, अब 2000 के बाद की बात, मतलब 1950 से लेकर के अब तक का जितना भी हमारा 70-72 साल का जो चल रहा है पीरियड, इसमें है। लेकिन बौद्ध का आपका देख लीजिए, ईसा के जन्म से 563 ईस्वी पूर्व जो है गौतम बुद्ध का जन्म है, और तब से बौद्ध का हमारा जो है उसमें शिक्षा चल रही है, तो तब भी ये शिक्षा के समान अवसर वहां पर पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध जानते थे, उन्होंने चेक कर लिया था अपनी तपस्या के माध्यम से कि समाज में लोग
दुखी हैं, परेशान हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण अज्ञानता है। अगर हम अज्ञान रहेंगे तो हमारे अधिकारों को कोई भी छीन सकता है। जब हमें उसके बारे में पता नहीं होगा, है ना, तो हमारा चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे हमारा आर्थिक अधिकार हो, चाहे हमारा सामाजिक अधिकार हो, चाहे हमारा पढ़ने लिखने का अधिकार हो, जब हमें अज्ञानता है, उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, तो हमें कोई भी आकर के कुछ भी कह लिया, बरगला ले आकर के हम उसकी बातों में आ जाते हैं, है ना। तो वही उत्तर वेद काल में हुआ है कि जो छोटी छोटी जातियां थी उनके जो अधिकार वहां पर छीनने की कोशिश की गई और छीन भी लिए थे, तो गौतम बुद्ध ने उनको वापस लाने का अवसर दिया है। जितनी भी छोटी छोटी जातियां थी उनको बौद्ध संघों में, बौद्ध विहारों में, बौद्ध मठों में पढ़ने के अवसर प्रदान किए हैं। चाहे वो किसी भी जाति का था, चाहे वो किसी भी धर्म का था, चाहे वैश्य परिवार, चाहे क्षत्रिय परिवार, चाहे छोटी छोटी जातियां उनसे, है ना, और सबको वहां पर पढ़ने का अवसर वहां पर प्रदान किया गया है। शुरू में क्या था कि स्त्री शिक्षा पर थोड़ा सा वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बौद्ध मठों में स्त्रियों को शिक्षा के लिए अवसर दे दिया गया तो यहाँ पर थोड़ा सा आशंका थी कि वे विचार कर सकता है, अव्यवस्था कर सकते हैं समाज में। तो वो बाद में उसका परिणाम भी समाज को देखने को मिला है। लेकिन आनंद जो उनका शिष्य था, उनके कहने पर उनको स्त्री शिक्षा भी वहां पर शुरू कर दी थी। तो इस प्रकार से शिक्षा के समान अवसर बौद्ध काल में सभी को मिल रही है। आप अपनी योग्यता के अनुसार, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, है किसी भी धर्म का हो, आप अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जिस भी विषय को वहां पर पढ़ाया जा रहा है, आप उस विषय में अपना एडमिशन ले सकते थे। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा के व्यापक उद्देश्य। कोई भी शिक्षा प्रणाली होती है, उसने अपने कुछ न कुछ उद्देश्य रखे होते हैं। उन उद्देश्यों को लेकर के वो शिक्षा प्रणाली चलती है। उन उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और उस पाठ्यक्रम को देने के लिए भी वहां पर टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं। फिर वहां पर शिक्षण विधियों का विकास किया जाता है पाठ्यक्रम के आधार पर। तो वो शिक्षण विधियों के माध्यम से जो टीचर्स पाठ्यक्रम देता है, उस पर हम ये चेक करते हैं। आज का जो युग है, वो आज की जो साइकोलॉजी है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, वो चेक करती है कि टीचर्स पाठ्यक्रम जो दे रहा है वो बच्चों तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, उनका जो ज्ञान वहां तक दिया जा रहा है, वो ज्ञान वहां तक पहुंचा है, नहीं दिया जा रहा, पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। अगर बच्चे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो ज्ञान वहां तक पहुंच गया है, तो आपको पढ़ाने का जो तरीका है वो सही हो गया, आपकी शिक्षण विद्या सही है। अगर वो ज्ञान उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, तो हो सकता है आपका जो पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, या बच्चों की जो कैपेसिटी है वो सही नहीं है, वो ध्यान से वहां पर नहीं देते हैं। तो इन सब चीजों का जो आधार है, या हम लेकर के इन चीजों को चलते हैं, इसलिए चलते हैं कि हमारे उद्देश्य प्राप्त हो। पाठ्यक्रम के आधार पर उद्देश्य प्राप्त हो जाए, शिक्षण विधियों के आधार पर हमारे उद्देश्य प्राप्त हो जाए। उद्देश्य क्या है? व्यापक उद्देश्य है। व्यापक उद्देश्य किसको कह सकते हैं? जो एक सर्वांगीण विकास कर सके, जो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट इसको कर सकते हैं, है ना, जिसमें हम शुरुआत से ले सकते हैं शारीरिक विकास, अपने शरीर का, बच्चों के शरीर का विकास करना, छात्र छात्राओं के शरीर का विकास करना। शरीर का विकास, शारीरिक विकास या चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, है ना। शारीरिक विकास कैसे होगा? शरीर को हष्ट-पुष्ट कैसे बनाएंगे? खेल कूद के माध्यम से बनाएंगे या व्यायाम के माध्यम से बनाएंगे। तो इन सब चीजों को वहां पर कराया जा रहा है। व्यक्तित्व का विकास है, व्यक्तित्व को गठित किया जा रहा है, चाहे आपका आंतरिक व्यक्तित्व, चाहे आपका बाह्य व्यक्तित्व हो, उसको सुदृढ़ बनाने की वहां पर कोशिश की जा रही है। आपको नैतिकवान बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको चारित्रिक बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको चरित्रवान जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको जो है सामाजिक जो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, वो सामाजिक ड्यूटी जो है आपकी सिखाई जा रही है कि आपको क्या करना चाहिए समाज में रह करके। सामाजिकता की भावना का विकास आपको अपने अंदर जो है वो डेवलप करना है। आपको अपनी संस्कृति जो है उसका विकास करना, उसको सुरक्षित रखना है। आपको अपने व्यवसाय के प्रति जो है आपको जागरूक होना है। जो हमारे व्यवसाय हमारे माँ बाप करते आ रहे थे, उनको भी हम व्यवसाय को कर सकते हैं और दूसरा व्यवसाय भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा अर्थतंत्र जो मजबूत नहीं होगा, तो हमें किसी धर्म से भी कोई फायदा नहीं है, किसी को समाज से फायदा नहीं है। तो इसीलिए अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ हमें रोजगार व्यवसाय में करना पड़ेगा। तो
इसलिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। और क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षा, क्योंकि बौद्ध धर्म को वहाँ पर नया बौद्ध धर्म वहाँ पर आया है, तो उसको अगर अपनी जड़ें मजबूत करनी है, काफी टाइम तक उसको रहना है, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में करना पड़ेगा, उसको फॉलोअर्स बनाने पड़ेंगे, उसके अनुयायी बनाने पड़ेंगे, अनुयायी बनेंगे तो बौद्ध धर्म का और ज्यादा विस्तार हो जाएगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा के माध्यम से वो विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य उन्होंने रखे थे, उनको व्यापक उद्देश्य को कहा गया है और उनको वो अचीव करने की उन्होंने कोशिश भी वहां पर की है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा का माध्यम लोक भाषा। देखिए, शिक्षा आप दे रहे हैं, पाठ्यक्रम आपका कितना बढ़िया हो, टीचर्स आपके कितने बढ़िया हो, छात्र आपके जो है कितने भी बढ़िया हो, कितने भी गुणवान हो, लेकिन अगर माध्यम उनकी समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई का माध्यम उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो वो अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए बौद्ध काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो वहाँ की जो लोक भाषा थी, पाली भाषा, जो बोलचाल की भाषा थी, जो उनकी मातृभाषा थी, उनकी क्षेत्रीय भाषा पाली भाषा थी, उस भाषा में ही वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, ताकि बच्चे उसको अच्छी तरह से ले पाए, ग्रहण कर पाए। तो ये भी एक अच्छी बात वहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए, अगर हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और हम पर जबरदस्ती कोई उर्दू भाषा थोपी जाएगी, इंग्लिश भाषा थोपी जाएगी या फ्रेंच या स्पेनिश भाषा हमारे पर थोपी जाएगी, तो हम हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें हम पढ़ लें, या बहुत जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो उसको पढ़ सकते हैं, उस माध्यम से थोड़ा सा उनको भी दिक्कत आएगी शुरू में, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है उसको इग्नोर करेंगे, उसको उपेक्षा करेंगे, है ना, नेग्लेक्ट करेंगे उसको, या उस भाषा को वो सिर से उतरी हुई महसूस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, शिक्षण विधियों सुधार। शिक्षण विधियों में जो हमारी शिक्षण विधियां वैदिक काल में चली आ रही थी वो भी काफी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने उसको भी अपनाया है और उसके साथ साथ उन्होंने और भी शिक्षण विधियों में सुधार किया है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि जैसे पाठ्यक्रम में हमारा सुधार होता है, उसमें अमेंडमेंट, संशोधन, परिवर्तन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारी शिक्षण विधियों में भी कुछ हमें अमेंडमेंट करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। तो इसीलिए जैसे वहाँ पर एक स्वाध्याय विधि निकल करके आई है, जैसे वहाँ पर टूर मेथड जो है या देशाटन विधि है वो निकल करके आई है। तो 2-3 विधियां ये यहाँ पर, या मॉनिटरिंग सिस्टम जो था हमारा कक्षा में की विधि जो वो भी निकल करके आई है वहाँ पर, तो 3-4 विधियां और बन करके वहाँ पर आई है। तो जितनी भी हमारी विधियां वहाँ पर चल रही थी उनमें उन्होंने परिवर्तन या सुधार या रिफॉर्म करने की कोशिश की है। तो एक अच्छी सिस्टम या अच्छी शिक्षा प्रणाली वही होती है जो अपनी गलतियों में सुधार कर सके, या जो पिछली गलतियां चली आ रही है तो अगर हम उस पर चलते रहेंगे तो हमारा कोई सुधार ही नहीं हो पाएगा, हमारा सिस्टम जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने अपनी शिक्षण नीतियों में सुधार करने की कोशिश की है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। कल फिर हम बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का